दोस्तों, जयपुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और पतन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है उसको लेकर अलग अलग प्रकार के विचार और मत प्रचलित है, विचारधाराएं हैं। इसी प्रकार पतन को लेकर भी अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो आज हम इन सभी विचारधाराओं में एक संतुलन की दृष्टिकोण से इनका विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता अचानक आई या एक क्रमिक विकास के रूप में आई। इसका पतन अचानक हुआ या पतन किस चरण का हुआ या पतन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम एक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक जो आपका इतिहास का जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, मेंस का यूपीएससी में, उसमें लगभग प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या तो आपकी उत्पत्ति से पूछ रहे हैं, या पतन से पूछ रहे हैं, या सरस्वती या वैदिक संस्कृति से संबंधित करके उसको पूछने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो इससे होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और उसके पतन के क्या कारण, क्या निहितार्थ है। लेकिन ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले हम जान ले, क्योंकि कुछ चीजें ईस्वी सन ईसा पूर्व की है, कुछ आपकी इसी तरह की है। तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम पढ़ते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगी मुझे जहां तक लगता है, कि हम ईस्वी सन और आपके ईसा पूर्व के बारे में बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये आपकी टाइम स्केल हुई एक। आजकल बीसी या एडी शब्द का इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि इससे क्रिश्चियनिटी शो होती है। इसलिए आपके इसका मतलब था बिफोर क्राइस्ट। तो अब इसके लिए हो गया आपके, और इसके लिए आप बिफोर कॉमन एरा, और इसके लिए आपके हो गया कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, यानी ये दो ही शब्द आपके यूज होते हैं। बी का मतलब बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब कॉमन एरा। ये ऑना डोमिनो, यानी जो आपके क्रिश्चियनिटी को शो करता था कि उनके अधीन, भगवान के अधीन। तो ये जो शब्द है ये अब आपके हटा दिए गए, और बीसीई और सीई का प्रचलन नहीं हो रहा है आपके। अब जैसे टाइम स्केल की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो मान लीजिए कि ये पहला वर्ष है आपके, एक वर्ष। ईसा मसीह के कहा जाता है कि जन्म के 4 साल बाद से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो क्योंकि कोई भी वर्ष या समय शून्य नहीं होता, तो हम मानते हैं कि ये प्रथम वर्ष आपके ईस्वी है। और अभी हम 2020 में है, तो ये 2020 वर्ष हुए आपके ईस्वी। तो पहला वर्ष तो ईस्वी, और इससे पहले यानी कि एक वर्ष ईसा पूर्व हो गया आपके। तो यानी कि हो गया 2021। इसी तरह ये आपके 322 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2342 ईसा पूर्व मौर्य काल था। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना ये आपके। इसी तरह हम बात करते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का काल, नगरीकरण का काल। इसी तरह हम बात करते हैं 1000 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 3000 साल पुरानी बात। इसी तरह हम बात करते हैं ऋग्वेद की, 1500 ईसा पूर्व। और हम आते हैं 2350 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में, और उससे भी पुराना यानी 6000 ईसा पूर्व, या आपके 6700 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत हुई। तो 6700 साल तो ये हो गया, एक से लेके 6700, और एक से लेके 2000 ये हो गए, यानी कि लगभग 8700 साल पहले भारत में खेती की शुरुआत हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्वी यानी इस सन से पहले वो ईसा पूर्व। जैसे संख्या बढ़ेगी इसका मतलब पुराना, और यहाँ पे संख्या घट रही तो आपके नया होता जा रहा है। तो ये जैसे ईस्वी पहली, ये आपके हो गया 78 ईस्वी। इसको हम बोलते हैं शक संवत। कनिष्क राजा बना, शकों ने ये कैलेंडर यूज किया, इसलिए शक संवत कहते हैं। तो 78 ईस्वी यानी एक से लेके 78, तो 2020 में से 78 घटा दिए तो आपके आ जाएगा शक संवत। 57 ईसा पूर्व ये एक, और ये आपका 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ। शकों को हराया विक्रमादित्य नाम के राजा ने। तो 57, एक से 57 साल ये पहले के, 2020 प्लस 57, तो आपके हो गया
2077 विक्रम संवत हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना, ये 78, फिर आपके इसी तरह 319 गुप्त संवत, 1000, फिर मुगल आ गए, फिर अंग्रेज, और अब आपके हो गया 2020। तो इस तरह से हम एक देखते हैं टाइम स्केल की बात मैंने आप लोगों को बताई। इसी तरह ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि इनका अर्थ क्या होता है इन शब्दों का, ताकि हम ये टॉपिक अच्छे से समझ सके। संक्षेप में बताऊंगा आपको। सभ्यता वर्सेस संस्कृति, हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक संस्कृति है, यानी इन दो चीजों की हम बात करते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति का जो अंतर है, संस्कृति जो है आपकी, ये मनोदशा, विचार, इसको बताती है। आपकी मानसिक स्थिति, मनोदशा, विचारों को जो बताती है वो आपकी संस्कृति है। और इन विचारों को हम भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं या भौतिक रूप प्रदान करते हैं, तो वो आपकी हो गई सभ्यता। जैसे आपके कोई विचार थे कि ऐसे भवन होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए चीजें, और आपने भवन बनाए, तो वो आपका हो गया भौतिक स्वरूप। तो इस तरह से जैसे शरीर है, आत्मा है, आत्मा जो है वो आपकी संस्कृति है, और जो शरीर है वो आपका सभ्यता है। तो ये हमें देखना है, क्योंकि आत्मा, विचार, मनोदशा कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए ये हमेशा आपके क्या होते हैं, अनश्वर, नॉन पेरिशेबल है। और शरीर क्योंकि नष्ट होता है, तो ये आपका पेरिशेबल यानी नश्वर हो गया। आत्मा को हम देख नहीं सकते, इसलिए अमूर्त है। शरीर को हम देखते हैं तो मूर्त रूप हो गया। आप समझ रहे हो, आपकी चीजें, खान पान, रीति रिवाज, संस्कार, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। आपके संस्कार, ये सब आपके कहलाते हैं संस्कृति। और इन्हीं को हम अगर मूर्त रूप प्रदान करें इन संस्कारों को, जैसे आपके, आप कपड़े पहनते हो, आप खाते हो, तो आपका भोजन, ठीक है, तो वो आपकी जो चीजें हैं वो आपके किस में आती है, सभ्यता में। यानी कि मोटा मोटी ये देखना है कि संस्कृति जो है वो आपकी विचार, मनोदशा, आपकी खान पान, रहन सहन, तौर तरीके, संगीत, नृत्य, ये सब संस्कृति के पहलू है। और जब हम उनको भौतिक रूप में, भौतिक, उनको आकार प्रदान करते हैं, तो वो आपकी होती है सभ्यता। जैसे भौतिक स्वरूप, नश्वर, मूर्त। तो सिंधु घाटी आज हमें मिलती नहीं है, इसलिए, क्योंकि वो क्या थी, वो उसका सभ्यता वाला जो रूप था, जैसे नगरीकरण, जल निकास प्रणाली, बड़े भवन, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि पतन हो गया। लेकिन वैदिक संस्कृति, आज भी हम कहते हैं वेदों की ओर लौटो, उपनिषदों की बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वो एक मनोदशा और आपके विचारों को बताती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्दों का अंतर क्या है। तब हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। हम ये नहीं कहते कि वैदिक संस्कृति का पतन हो गया, कभी पतन नहीं होता। इसीलिए मोहम्मद इकबाल किया कि ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि वो सारी सभ्यताएं थी, वो नष्ट हो गई। लेकिन जो हिंदू संस्कृति थी वो आज तक बरकरार है, वैदिक संस्कृति, इसलिए वो नष्ट नहीं हुई है। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता वाला भाग था, यानी जिनको हम नगरीय चरण कहते हैं, उसी का पतन हुआ, न कि पूरी सभ्यता पतित हुई। क्योंकि वो बाकी जो चीज थी वो संस्कृति थी, उसका भौतिक स्वरूप नष्ट हुआ, लेकिन मनोदशा, विचार जो सिंधु घाटी के समय थे वो आज भी बरकरार है। कैसे है वो हम आगे देखेंगे, उनकी निरंतरता किस प्रकार चलती है। तो पहली जो चीज हमने ये देखी कि भाई कैसे हम टाइम को कम करेंगे, और किस तरह से संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है, वो आपकी बात आई। अब अपनी बात आती है उत्पत्ति को लेकर। यूपीएससी में एक तो कौन सी क्वेश्चन आए, हम इन पे डिस्कशन करेंगे, और एक आपके सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे प्रासंगिक नाम जो है, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइट, प्रारूपीय स्थल है, उसी के आधार पर बाकी जो स्टैंडर्ड है उनकी आपके तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो चीज वहां से मिली है। क्योंकि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही नहीं थी, बाकी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार था, इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम उचित नहीं है। बीबी लाल जैसे लोगों ने इसको सिंधु सरस्वती नाम भी देने की कोशिश की है। तो सारे है, लेकिन हम इसको एक सामान्य जो नाम है वो आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही हम जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी थी,
इसका उद्गम कैसे हुआ। सबसे पहले हम इसका उद्गम, ओरिजिन और उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके उद्गम और उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने जरूरी है, कुछ बेसिक आइडियोलॉजी, विचारधारा हमें समझने की जरूरत है। अभी तक राजस्थान में तो उत्पत्ति का अर्थ ये है कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, वो खोज है, वो उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति का जो अर्थ है वो अभी आज हम देखेंगे कि किस प्रकार ये सभ्यता बनी, ये सभ्यता अस्तित्व में किस प्रकार से आई। तो हम उत्पत्ति और प्रक्रिया की बात करते हैं तो पहले हम एक सामान्य जो विचारधारा हैं उनकी बात करेंगे। उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः जो विचारधारा है उसमें एक जो है आपके, जिसको बोलते हैं प्रवर्सन या आवर्जन, या इसको बोलते हैं विसरणवादी सिद्धांत, माइग्रेशन थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी या विसरण सिद्धांत। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मानते हैं द्रविड़ संस्कृति से उत्पत्ति। तीसरी जो बात है वो मानी जाती है आर्य निर्माता थे। और चौथा जो है आपके वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत, स्थानीय संस्कृतियों से उत्पत्ति। क्रमिक विकास के सिद्धांत में आपके स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियां आती है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब जो बात आती है आपके कि प्रवर्सन या आवर्जन की जो थ्योरी थी उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो प्रवर्सन थ्योरी तो ये कहती है कि विदेशी यानी कि मेसोपोटामिया के लोग, सुमेरिया के लोग, जो मेसोपोटामिया का ये एक उपनिवेश था, तो ये लोग इसके निर्माता थे, यानी कि मेसोपोटामियन या सुमेरियन लोग इसके निर्माता थे। ये जो सिद्धांत दिया गया ये एक तरह से औपनिवेशिक सिद्धांत है, जिसमें यह प्रयास किया गया कि भारत के लोगों को सभ्यता ऐसी बनाने की कोई सूझबूझ या सोच समझ नहीं थी, इसलिए बाहर के लोगों ने आकर इस सभ्यता का निर्माण किया है। इसको सिद्धांत को देने वाले जो लोग थे आपके, उसमें गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने तो कहा कि इसके जो निर्माता थे, वैचारिक आदान प्रदान किया उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों ने, और उससे इसका निर्माण हुआ है। यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का के विकास के लिए जो आपके नींव रखी गई वो वैचारिक आदान प्रदान, और वो वैचारिक आदान प्रदान हुआ मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। फिर आपके क्रेमर, लीवी, डीडी कोशाम्बी, ये सारे लोग ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस संस्कृति का निर्माण किया। तो ये जो आपके विदेशी सिद्धांत है वो आपका ये कहता है। इसमें एच डी सांकलिया भी शामिल है आपके। मेके जो थे उन्होंने कहा था कि सुमेरियन लोगों ने इसका निर्माण किया है। मेके ने सुमेरियन उपनिवेश बताया है। जैसे आर एस प्रीलिम्स में जो ये एग्जाम था उससे पहले ये क्वेश्चन भी आया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, और उसमें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था, इसमें ये चीजें थी आपके। तो सुमेरियन लोगों के द्वारा निर्माण की बात तो कौन करते हैं, मेके महोदय करते हैं। बाकी इन सभी ने मिल के आपके बताया है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने चाहे वैचारिक आदान प्रदान किया हो या वो आके यहाँ बसे हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बस्ती बसाने को हम उपनिवेश कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। तो उन लोगों ने आके इस सभ्यता को बसाया। तो अब जब ये सिद्धांत आया पहला, जो पहला सिद्धांत था जिसकी बात आपके क्या थी, प्रवर्सन या विसरण सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत आया आपके, इसके कुछ आपके पॉजिटिव्स भी है और कुछ आपके इसके नेगेटिव्स भी है। तो इस प्रवर्सन थ्योरी जो विसरण सिद्धांत था, यह हमें ध्यान रखना है। वापिस अपन देखते हैं इसको।
विसरण सिद्धांत में जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं बाहरी लोगों को, मेसोपोटामियन और सुमेरियन लोगों को इसका निर्माता बताया गया है। कैसे बताया गया है, इसके पक्ष में जो लॉजिक दिए गए हैं वो कौन से हैं, हमें ध्यान रखने हैं। कि एक तो शहरी सभ्यताएं थी, कॉमन बात बताई। कृषि पर आधारित थी दोनों सभ्यताएं। व्यापार से जुड़ी हुई थी दोनों सभ्यताएं। शासक वर्गों की जैसे दुर्ग वगैरह मिलते हैं तो उनकी उपस्थिति। मुहरें मिलती है। और दोनों जो आपके है साक्षर सभ्यताएं थी, यानी कि जैसे लिपियां वगैरह मिलती है। यानी कि ऊपरी तौर पर समानताओं की बात की गई है। क्या क्या बात की गई है कि एक तो दोनों शहरी सभ्यताएं थी, कृषि पर आधारित थी, व्यापार से जुड़ी हुई थी, शासक वर्गों की दोनों में उपस्थिति मिलती है, मुहरें थी, साक्षर लिपियां थी, इसी तरह सिंचाई थी। तो इस तरह से एक सामान्य बात, बैलगाड़ी वगैरह जो कॉमन चीजें हैं वो आपके बताई गई है। नगर वहां भी मिलते हैं, नगर यहाँ पर भी मिलते हैं। तो इस तरह की बात कही गई कि भाई ये ऐसी चीज है, तो ये वहां से आकर लोगों ने ही बसाई है, तभी संभव हो पाई सिंधु घाटी सभ्यता में, अन्यथा ये संभव नहीं थी। लेकिन इसके जो विपक्ष में जो लॉजिक है वो ज्यादा मजबूत है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसेंट 2018 में और 19 में राखी गढ़ी में एक स्केलेटन मिला, और उसका जेनेटिक या जीन का पता लगाने की कोशिश की गई। और वो जो जीन था, जिस जीन को आप अपन बोलते हैं R1, जो जीन था, उस जीन के बारे में वसंत शिंदे ने और नीरज और थे, इन लोगों ने पता किया कि ये जो जीन है, ये जीन विदेशी जीन नहीं है, ये स्टेपी जीन नहीं है, यानी बाहर से लाया गया जीन नहीं है। इसको हमने दूसरे संदर्भ में ले लिया था, वो गलत था। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आर्य भारत भारत में बाहर से आए हैं, नहीं, आर्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई राखी गड्डी में जो लोगों के कंकाल मिले हैं वो बाहरी लोगों के नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी के निर्माता बाहर के लोग नहीं थे। यानी कि एक तो अभी अपन ये नहीं कह सकते कि आर्य बाहरी थे या नहीं थे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के जो निर्माता थे वो बाहरी नहीं थे। इसका मतलब वो मेसोपोटामियन लोग नहीं थे। उस जीन के आधार पर वहां की जो कब्रों में जीन मिले, उस R1 जीन को जब हम उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से पता लगाया है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो जीन जो है वो स्टेपी जीन या मेसोपोटामियन जीन नहीं है, वहां के लोगों से उस जीन का कोई मैच नहीं हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि ये जो बात है कि बाहर से आके लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, तो ये बात आपके गलत हुई इस आधार पे। दूसरा जो विपक्ष के तर्क थे, यही तर्क है, ये ऊपरी समानता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं जल निकास, सिंधु घाटी जैसा जल निकास और कहीं नहीं मिलता है। बाद में यूनान में जो क्रीट था उसके नौसस शहर में ऐसी चीज देखने को मिलती है आपके, बाकी ऐसा जल निकास कहीं नहीं मिलता। नहीं ऐसी टाउन प्लानिंग मिलती है कहीं समकालीन सभ्यताओं में। अगर यही लोग निर्माता होते तो वहाँ नगर नियोजन भी एक जैसा होता, जल निकास प्रणाली भी एक जैसी होती, मुहरें भी वर्गाकार न होके बेलनाकार होती, क्योंकि सिंधु घाटी की मुहरें वर्गाकार है और मेसोपोटामिया की बेलनाकार है। मेसोपोटामियन संस्कृति जो थी वो कृषि पर आधारित और कृषि प्रधान थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कृषि पर आधारित थी लेकिन व्यापार प्रधान थी। व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, शायद शासक वर्ग भी व्यापारी थे। फिर युद्ध वगैरह यहाँ पे आपके मेसोपोटामिया में कटारे तलवारें मिली है धारदार, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई कटार या ऐसी तलवारें नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोगितावादी थे, यानी जीवन में जो चीजें जरूरी थी उस पर ध्यान देते थे, ज्यादा शौक मिजाज वाले नहीं थे। जबकि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो अलंकृत प्रधान थी, अलंकरण डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान देते थे। जैसे उनके मृदभांड सुरैया मिली है तो उनपे अलंकरण ज्यादा है, अपने यहाँ अलंकरण कम है। सादगी वाली जो संस्कृति हम मानते हैं, यानी हम शांतिवादी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जबकि वो युद्ध प्रिय थी। वहां पे शासक वर्ग, वास्तव में जो राजा महाराजा थे वो योद्धा वर्ग थे, शासक वर्ग। जबकि हमारे यहाँ अनुमान है कि, क्योंकि लिपि तो अभी पढ़ी नहीं गई, अनुमान है कि हमारे यहाँ पे जो वर्ग था वो आपके व्यापारी था। हमारी भाव चित्रात्मक
पिक्टोग्राफी की स्क्रिप्ट थी जो पढ़ी नहीं गई है, और उनकी लिपि इलाक्सर मेसोपोटामिया की पढ़ी गई है। अगर वही उपनिवेश के इसके निर्माता होते तो लिपि भी एक जैसी होनी चाहिए थी जब वैचारिक सारी चीजें हुई तो इन आधार पे ऐसे कई सारी चीजें, हम तालाब से सिंचाई करते थे, वहां पे अधिकतर नहरें मिली है, हमारे यहाँ अपवाद स्वरूप सोरतु गोई में नहर मिली है, बाकी नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं कि ये जो संस्कृति सभ्यता है, इनमें बेसिक जो मूलभूत जो अंतर थे वो ये थे। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो पहली बात तो यही खारिज हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो बाहरी लोग थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो राखी गड्डी का जीन है, इसका नाम है R1A1, 2018-19 में ये महत्वपूर्ण है, आपके खोज मानी जाती है। और इस आधार पर ये पूरा का पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामियन लोग थे। तो पहली चीज तो हमने ये बात की, पहला आपको उत्पत्ति के बारे में ये बताना है कि विसरण सिद्धांत क्या था, किन किन लोगों ने यह सिद्धांत दिया, और उसके आधार पर हमने बताया कि पक्ष में क्या तर्क थे और इसके विपक्ष में क्या तर्क थे। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला तो हुआ प्रवसन, आवर्जन या विसरण सिद्धांत। दूसरा जो है द्रविड़ संस्कृति से उत्पत्ति की बात आती है आपके। ये जो बात कहते हैं, इनमें कहने वाले कौन है द्रविड़ संस्कृति से? तो एक तो राखलदास बनर्जी कहते हैं, R D बनर्जी, हाल कहते हैं, फादर एराश कहते हैं। इन लोगों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता जो थे वो द्रविड़ संस्कृति, यानी जो दक्षिण भारत की जो भाषागत आधार पे हम जिसको द्रविड़ कहते हैं, वो लोग थे। ये बात जो है बाद में जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें हम बलूची और सौथी संस्कृतियों को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की जो मूल संस्कृति, स्थानीय संस्कृति पुरानी मानी जाती है आर्यों से पहले की, वो द्रविड़ संस्कृति ही मानी जाती है। तो हम इसको सांस्कृतिक रूप से नहीं देख के हम इसको देखेंगे क्रमिक विकास के रूप में, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी ये द्रविड़ भाषा भाषी के लोग जो ब्राह्मी संस्कृति के लोग थे, तो वो हम इसी से ही संबंधित मानेंगे। लेकिन सिर्फ यूं कहना कि यह द्रविड़ संस्कृति से उत्पत्ति हुई है या इन लोगों ने आके बसाई है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, क्रमिक विकास का सिद्धांत है। इसलिए इसमें द्रविड़ लोगों को भी हम एक तरह से ऐसे नहीं कह सकते कि वो दक्षिण से आके और यहाँ पे उन्होंने इस संस्कृति का विकास किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपके, वो थी कि आर्य लोग निर्माता थे या नहीं थे। अब देखो, आर्य वाली जो बात है, सिंधु सरस्वती संस्कृति की बात करना, बीबी लाल जो थे उन्होंने 1978 में ये बात कही थी कि आर्यों इस संस्कृति के निर्माता नहीं थे, आर्य पहले के नहीं थे। लेकिन यही बीबी लाल जो थे आपके 1997 में एकदम बिल्कुल यू टर्न लिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इस संस्कृति के जो वास्तविक निर्माता है वो आर्य लोग है। तो इस तरह से इन्होंने ये एक नई बात शुरू की। बाद में कई लोग जो है वो आपके ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आपके कौन थे, आर्य लोग थे। तो आर्य निर्माता की हम बात करते हैं, क्या वास्तव में आर्य निर्माता थे? तो ये जो मत है, इसमें भी कई चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आर्य इस संस्कृति के निर्माता थे या नहीं थे, तो किस प्रकार नहीं थे। तो इसके भी पक्ष और विपक्ष में हम लॉजिक की बात करेंगे। इसके बारे में बात करने वाले मैंने बताया था कि सबसे पहले जो बात की बीबी लाल ने बात की, बाद में रामचंद्रन, कुशालकर, लक्ष्मण स्वरूप, शंकरानंद, दीक्षितकर, ऐसे खूब सारे लोग हैं। मिडो ने भी यही कहा कि 3300 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृति अस्तित्व में थी। तो इन्होंने भी एक नई चीज शुरू कर दी। बीबी लाल तो है ही, इन्होंने एक बुक भी लिखी, सर सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इनका लेख भी आया हुआ है उस पे आपके।
आर्कियोलॉजिकल जो जर्नल्स है उसमें। तो इन्होंने सबने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य जो थे वो बाहर से आए थे या यहाँ के थे, इस पर भी मतभेद है। अब इनमें से कई कहते हैं कि आर्य भारत के थे और भारत से बाहर गए वो। कुछ कहते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से भारत में आए। तो ये अलग टॉपिक, हम इस पे अलग बात करेंगे आगे, जो अपन पतन पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो मत है कि भाई आर्य लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो अब यहाँ पे आर्य पक्ष में क्या लॉजिक देते हैं। तो तिलक ने जो ओरियन बुक लिखी थी उसमें उन्होंने नक्षत्रों की बात की। बाद में कईयों ने ऐसे नक्षत्रों के आधार पर यह बताया कि जिन वैदिक ऋग्वेद में जिन नक्षत्रों की बात है वो नक्षत्रों की स्थिति जो थी वो 3000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच में रही है। इसलिए वो नक्षत्रों की बातों के आधार पर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जो आर्य संस्कृति थी वो सिंधु घाटी से पहले की थी। लेकिन इस मत में ज्यादा दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्य जो संस्कृति थी वो हम देखते हैं कि कैसी थी, ग्रामीण। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय। तो पहला तो ये हुआ, अगर निर्माता होते तो वो ग्रामीण संस्कृति क्यों अपने साथ, मतलब नगरीय सभ्यता कैसे आ गई, वो ग्रामीण संस्कृति क्यों लेके आए। फिर आपके बात कही जाती है कि उनके पास, आर्यों के पास घोड़े थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो बीबी लाल ने खुद ने स्वीकार किया कि परवर्ती काल में घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर घोड़े होते तो सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक चरण, जिसको हम आरंभिक हड़प्पा चरण कहते हैं, उसमें भी घोड़े के प्रमाण मिलने चाहिए थे। तो वो घोड़े के प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपके यज्ञ कर्मकांड इनके बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। जबकि आर्यों का मेन जो आपके थी वो यज्ञ व कर्मकांड आधारित संस्कृति थी। जैसे कालीबंगा में कुछ जो वेदिकाएं मिली है उसको कुछ लोग अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ वेदिकाएं मानते हैं, लेकिन कई लोग उसको स्वीकार भी अभी भी नहीं कर रहे हैं कि वो वास्तव में यज्ञ वेदिकाएं थी या चूल्हे थे, गर्म चूल्हे थे जिनमें कुछ हड्डियां पशुओं की डाल के उनको मांस को पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया, या किस लिए किया गया वो अभी तक स्पष्ट तौर से, जब तक लिपि पढ़ी नहीं गई है तब तक बातें क्लियर नहीं हुई। फिर आर्यों की भाषा तो संस्कृत थी। तो फिर सिंधु घाटी के लोगों ने नई भाषा कहाँ से इजाद कर दी, पिक्टोग्राफिक, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अगर वो भाषा सेम होती, अगर वही लोग निर्माता होते तो भाषा भी आपके एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन भाषा एक जैसी नहीं है। फिर जो आर्य लोग थे वो युद्ध प्रिय थे, रथों पर घूमते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई रथों के ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जो घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे हैं, और न ही वहां पर ऐसे हथियारों के प्रमाण मिलते हैं जो युद्ध प्रियता को बताते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस आर्य संस्कृति होने के दावे को खारिज करती है। यानी कि आर्य होने का जो दावा है वो एक तो नक्षत्र विज्ञान निर्माता इसके आधार पर बताया जा रहा है, और दूसरा जैसे वैदिक यज्ञ, ये जो वेदिकाएं मिली है कुछ कालीबंगा लोथल में, उनके आधार पर ये बताने की कोशिश की बीबी लाल ने कि ये यज्ञ वेदिकाएं आर्यों की परंपरा से ही जुड़ी हुई है। और मिडो ने जो है आपके, उसने कहा था कि 3300 ईसा पूर्व में ही सिंधु घाट सभ्यता से पहले ही वैदिक संस्कृति या आर्यों का भारत में आगमन हो चुका था। लेकिन जब हम इन बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं तो इनमें बिल्कुल जो चीजें हैं ये अंतर आ जाता है। और इस अंतर के आधार पर हम ये मानते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य नहीं थे। तो अब फिर इसके निर्माता कौन थे? बात अब आती है वास्तविक जो निर्माता थे उनके बारे में। तो फिर मैंने बताया आपको कि जो अंतिम कॉन्सेप्ट था हमारा वो था कर्मिक विकास का सिद्धांत। या जो स्थानीय संस्कृतियों से इसका निर्माण हुआ। फिर बेसिक जो हमारा बात है वो यही आती है, ये स्थानीय जो संस्कृतियां थी और इन संस्कृतियों से इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ या इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये स्थानीय संस्कृतियां कौन सी थी इनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो जो स्थानीय संस्कृतियां थी वो आपके बलूची, या जिनको हम ब्राहुई संस्कृति कहते हैं, जो बलूचिस्तान वाले भाग में थी।
इनमें कई थी जोब, क्वेटा, कुल्ली, नाल। ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जो द्रविड़ भाषी लोग थे, तो इनसे माना जाता है। ये मत देने वाले व्यक्ति कौन है? रोमिला थापर। एयर सर्विस। जो इस विचारधारा को बताया जिन लोगों ने, उसमें आपके ये आते हैं डेल्स, जिन्होंने सुतकोंगेंडर की खोज की, और पिगट, स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने कहा है कि इन संस्कृतियों से इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने कैसे हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा जो है आपकी संस्कृति, ऐसी ग्रामीण संस्कृति थी जिसको हम पढ़ते हैं सोथी संस्कृति। आप लोगों को पता हो तो, और पता है ही, 1952-53 में अमलानंद घोष ने घग्गर आकरा, जो अपनी सरस्वती दर्शवती नदी है, वहां पर इस संस्कृति की खोज की। और कालीबंगा का जो प्राक चरण है वो इसी से ही जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सोती संस्कृति। आलचिन दंपत्ति, इन्होंने जालोर वगैरह में भी उत्खनन किया है। आलचिन दंपति ने भी इस संस्कृति का जो निर्माता, वो आपके किसको माना? सोती संस्कृति को। कि सोती संस्कृति जो थी वो ही वास्तव में ये आपकी थी। डीपी अग्रवाल, ये एक। तो इन लोगों ने इस संस्कृति का निर्माता माना गया, यानी सोती संस्कृति को बताने वाले लोग थे अमलानंद घोष, आलचिन दंपति और डीपी अग्रवाल। जबकि ब्राह्वी संस्कृति जो थी, जोब, क्वेटा, जोब लोरलाई क्षेत्र जो था, कुली, नाल, यहाँ पे जो बताने वालों में थे रोमिला थापर, फेयर सर्विस, डेल्स और पिगट। इन्होंने कहा है कि इन स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से ही धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ और नगरों का उद्भव हुआ। तो ये चीज जो इनकी बात है, ये मत सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बाकी हम मत देख चुके हैं कि पहला तो बाहर से संभव नहीं, क्योंकि मूलभूत अंतर थे। आर्य भी निर्माता नहीं, क्योंकि मूलभूत अंतर थे। और द्रविड़, ये सारे भारत के लोग द्रविड़ ही कहलाते थे। लेकिन द्रविड़ लोगों ने, जैसे, क्योंकि ऐसे हमें दक्षिण में भी नहीं मिलते हैं कि वहाँ नगर थे और उत्तर में आके उन्होंने नगर बसा लिए। लेकिन मेन जो द्रविड़ लोगों ने इस संस्कृति का निर्माण किया, तो वो निर्माण कैसे हुआ? एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया के तौर पर हुआ। और इसी को हम सर्वाधिक प्रमाणित मत मानते हैं। क्यों मानते हैं वो अब हम यहाँ देखेंगे। अब हम जो ये जो मत है वो प्रमाणित क्यों है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे हम ये भारत का मैप है, ये पाकिस्तान वाला भाग है आपके। यहाँ अफगानिस्तान है। यहाँ पे जो सिंधु घाटी के स्थल थे, जिसमें आपके सूरतोगोई वगैरह थे, मुंडी गाक वगैरह जो थे स्थल, वो यहाँ पे माने जाते। सूरतोगोई पूर्वी भाग में था आपके, उत्तर पूर्वी भाग में, और दक्षिणी भाग में आपके था मुंडी गाक। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तव में जो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ। तो पहली तो बात आती है आपके, मैंने बताई थी कि हमारी थी ब्राह्वी संस्कृतियां। ये जो भाग है आपके, यहाँ पे कलात का पठार है बलूचिस्तान में। ये सुत कोंगेडोर हो गया,
और ये जो यहाँ छोटी छोटी नदियां थी आपके इस भाग में, इसको बोलते थे काछी का मैदान। और ये जो भाग है हमारा राजस्थान का, यहाँ पे नदियां थी सरस्वती दरस्वती, जिसको हम बोलते हैं चौथी संस्कृति। तो जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की, तो हम उसके जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, उसका जो प्रथम चरण है, जिसको हम बोलते हैं प्री हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन काल। प्री हड़प्पन काल का यह मतलब है पूर्व हड़प्पा काल, न कि यहाँ पे प्रारंभिक। तो सबसे पहले हमारा हुआ पूर्व हड़प्पा काल, यानी कि सॉरी प्रारंभिक हड़प्पा काल। प्री का मतलब हुआ यहाँ प्रारंभिक। तो सबसे पहले जो हमारा काल आता है वो प्रारंभिक हड़प्पा काल आता है। ये जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है आपके, ये जो था 5500 से लेके 3500 ईसा पूर्व। मैंने बताया था ईसा पूर्व पुराना 5500 से लेके 35, यानी 2000 साल का ये जो काल है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम चरण या प्रारंभिक हड़प्पा काल। इस काल में जो मुख्यतः बस्तियों का निर्माण हुआ, वो भाग आपका ये था। और यहाँ पे जो आपके कौन कौन सी बस्तियां बसी थी, उसमें दो मुख्य बस्तियां थी। एक का नाम था मेहरगढ़ और दूसरी का नाम था आपके किले गुल मोहम्मद। यहाँ पे जो मुख्य बस्तियां थी वो ये थी। यानी एक तो हुआ मेहरगढ़, एक हुआ आपका किले गुल मोहम्मद। तो मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद, ये दो बस्तियों का विकास हुआ इस भाग में, काछी के मैदान में। यहाँ पर क्या था, जैसे बोलन है, ये छोटी नदियां थी। इन नदियों का जो मैदानी भाग था, शुरुआत में जैसे हम पढ़ते हैं कि नवपाषाण युग, इस समय जो आपका 5500 ईसा पूर्व जो है वो नियोलिथ एज था। तो इस समय गुफाओं में लोग रहते थे। और जब प्लिस्टोसीन युग जो 10,000 ईसा पूर्व में आपके खत्म हुआ, हिम युग, तो उसके बाद जब बर्फ पिघली तो मैदानों का निर्माण हुआ। मैदानों का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर लोगों ने जंगली किस्म की जो अनाज था उसको उगाना शुरू किया इन मैदानी भागों में। और खेती की जो आरंभिक शुरुआत है वो हुई आपके मेहरगढ़ में, जो है हम मानते हैं कि लगभग 6700 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व एक लहुरा देव है, वहाँ चावल की खेती के भारत में सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। और कहते हैं कि गेहूं और जौ जो सबसे पहले उपजाया, वो आपके इन लोगों ने उपजाया, जो मेहरगढ़ के लोग थे। तो लगभग 6700 ईसा पूर्व के आसपास आपके गेहूं और जौ की खेती, दो किस्मों की खेती इन्होंने शुरू की। पहले ये जंगली किस्में थी, और हम धीरे धीरे यहाँ पे इन जो बहुत सारी किस्में थी उन किस्मों में सिलेक्शन देखते हैं। शुरुआत में खूब सारी किस्में, और फिर आपके जैसे 3 किस्म का जौ, 2 किस्म का गेहूं था, बाद में उल्टा हो जाता है, 2 किस्म का जौ और 3 किस्म का गेहूं हो जाता है। तो आपके जंगली किस्मों से धीरे धीरे आपके कृषक जो खेती योग्य किस्में हैं उनमें तब्दीली हम यहाँ देखते हैं मेहरगढ़ में। यानी कि मेहरगढ़ में पहले इन्होंने जंगली किस्म के गेहूं और जौ उपजाए, और धीरे धीरे वो आपके जंगली किस्म से खेतिहर किस्म की तरफ वो चीजें बढ़ने लगी। तो इनके बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ में। और दूसरा मैंने बताया था यहाँ पे था किले गुल मोहम्मद। तो इन क्षेत्रों में जो ये जो आपकी बलूची संस्कृतियां थी, तो इसमें शुरुआत में जो मुख्य केंद्र थे वो थे मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नवपाषाणिक जो शिकारी था,
उसने अब यहाँ पे प्लेस्टोसीन युग के बाद जब बर्फ पिघली, मैदानों का निर्माण हुआ, नदी नाले यहाँ चलने लगे इस भाग में, तो उसने एक खेती की शुरुआत की। पहले उसने जंगली किस्मों को प्रायोगिक तौर पे उगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब उसने सीखा कि इनमें से कौन सी उपज जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, तो हम जंगली किस्मों से खेतिहर किस्मों की तरफ जो बदलाव है वो यहाँ हम देखते हैं। तो पहले चरण में जो हमने लिखा, प्रथम चरण जिसको हम प्रारंभिक हड़प्पा काल कहते हैं, 5500 से लेके 3500 ईसा पूर्व में, तो इस चरण में यहाँ पर गुफाओं से बाहर आकर प्रकीर्ण बस्तियों का निर्माण हुआ। स्कैटर्ड जो सेटलमेंट था, बिखरी हुई बस्तियां जैसे ढाणियां होती है आपके, वो बसनी शुरू हुई। तो सबसे पहले प्रकीर्ण बस्तियां जो है वो इस भाग में बसनी शुरू हुई, और वो काल लगभग 2000 साल तक मानव ने ये प्रयोग किया। क्योंकि इतना टाइम लगा, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो आपके पहले कम थे। हाँ, ये जो खेती, हो सकता है कि उसने पड़ोस में, क्योंकि मेसोपोटामिया संस्कृति थी, तो वहां से हो सकता है कि कुछ वैचारिक आदान प्रदान हुआ हो या उनसे कुछ चीजें सीखी हो। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इन्होंने वहां से ये चीजें सीखी। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो आपका एक स्वर्णिम चतुर्भुज वाला इलाका था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था जो पास में पुराना, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादा खेती होती थी, और ये सीरिया, फिलिस्तीया मैदान और इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था जो भूमध्य सागर से लेकर ईरान तक था। तो उस भाग में खेती होती थी। तो एक प्रेरणा के तौर पर ये मान सकते हैं कि वहां से, क्योंकि सबसे पहले जो खेती हम मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी, तो उनसे हो सकता है कि प्रेरणा के तौर पर हमने खेती करना सीख लिया हो। लेकिन ऐसे कई पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है कि मेहरगढ़ के लोगों ने उनसे ही खेती करना सीखा हो। ये उनकी खुद की सोच हो सकती है, और उसके पीछे कारण था यहाँ का ये जो मैदान, और उसमें जो नदी नाले और उपजाऊ भूमि, तो यहाँ पे उसने खेती करनी शुरू की। तो पहला चरण आपका ये था। फिर आता है सेकंड स्टेज, जिसको हम आरंभिक हड़प्पा चरण कहते हैं। और ये जो आरंभिक हड़प्पा चरण है, आपके अर्ली हड़प्पन पीरियड, ये आपका 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। जिम सेफर जो है, उन्होंने तीन भागों में चरण बांटे हैं। तो पहला, उन्होंने इस चरण को आपके क्षेत्रीयकरण का नाम दिया है, यानी क्षेत्रीय परंपराएं, रीजनलाइजेशन जो आपके डेवलप हुई। तो जिम शेफर के अनुसार जो आरंभिक हड़प्पा काल है वो आपके एक तरह से कौन सा काल माना जाता है? क्षेत्रीयकरण का काल माना जाता है। इस चरण की क्या खास बात थी वो हमें देखनी है, कि इस चरण में जैसे यहाँ पे परकीण बस्तियां सेटलमेंट बसे, तो इस चरण में कई ऐसे स्थानीय केंद्र विकसित हुए जिनकी अलग मर्दबांड परंपराएं थी, जिनके अलग तौर तरीके थे रहने के, और उनमें अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता थी। और वो क्षेत्रीय विशिष्टता धीरे धीरे एकीकरण की तरफ बढ़ने लगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इस चरण में जो मुख्य बात क्या थी, कौन कौन से क्षेत्र थे। तो जो दूसरा चरण है जिसको हम आरंभिक हड़प्पा चरण कहते हैं, तो आरंभिक हड़प्पा चरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सभ्यता के निर्माण की जो प्रोसेस है वो आपके शुरू होता है। आरंभिक हड़प्पा चरण जो हो गया आपका 3500 से 2600 ईसा पूर्व, और जिम सेफर के अनुसार इसको उन्होंने कहा है क्षेत्रीयकरण का चरण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस चरण में क्या बातें हुई। जैसे हमने ये मैप देखा, तो इस चरण में जैसे चौथी संस्कृति है वो आपके इस चरण में अस्तित्व में आई। एक तो ये इसकी खास बात थी। पहला तो हुआ आपके चौथी संस्कृति, बीकानेर वाले भाग में।
और दूसरा जो ये केंद्र था जो ब्राह्मी संस्कृति वाला था, अब इनका क्या हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ। कैसे हुआ, कुछ पर्टिकुलर संस्कृतियां डेवलप हुई। जैसे पहले पहले वाला जो केंद्र वो तो बरकरार रहा ही आपके, यानी कि पहले प्रकीर्ण बस्तियां थी, और अब आपके गुच्छित जो आपकी बस्तियां होती है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो होता है, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। क्योंकि एक तो खेती करनी शुरू हुई तो बाकी लोग भी प्रेरित हुए और वो एक तरह से गांव में बसने लगे, जिससे उनकी जनसंख्या गांव की बढ़ने लगी, और जनसंख्या बढ़ने से आपके इन बस्तियों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो मेहरगढ़ के लोगों ने इस चरण में एक तो आपके लाजवर्द मणि, लेपिस लाजुली जो होती है, जो अफगानिस्तान में बदख्शां में मिलती थी, वहां से मंगानी शुरू की। यानी कि अब प्रादेशिक व्यापार शुरू हुआ। जो भारत, जो सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शामिल नहीं थे, वहां उन क्षेत्रों के साथ जो व्यापार होता है उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक, रीजनल ट्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर जो व्यापार होता है वो स्थानीय व्यापार, और दूसरी संस्कृतियों के साथ जो व्यापार है उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये जो बदख्शां से इन्होंने मंगाई आपके लेपिस लाजुली, यानी कि नगर होने के बाद व्यापार शुरू नहीं हुआ। जैसे जैसे ग्रामीण संस्कृति आपके गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी जरूरत की चीजों की मांग बढ़ती गई, और उन्होंने व्यापार को भी साथ साथ में शुरू किया। यानी कि पहले तो बिखरी बस्तियां, आदिम कृषक समुदाय जो सिर्फ वही खेती कर रहा है, और अब उसने धीरे धीरे क्या किया, व्यापार की तरफ बढ़ना शुरू हुआ वो। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, व्यापार किया। फिर इस मेहरगढ़ में अब खेती का विविधीकरण हुआ। पहले दो फसलें थी, अब और फसलें आई जो खेती लायक थी। अब कपास की खेती करनी शुरू की, अंगूर की खेती करनी शुरू की। तो फसलों का विविधीकरण हुआ तो उससे प्रोडक्शन और बढ़ा। फिर यहाँ पर क्योंकि गेहूं और जौ की भी खेती की मात्रा बढ़ी, और खेती की मात्रा बढ़ी तो अब किसानों के पास जो प्रोडक्शन होने लगा, जो उनकी जरूरत के बाद बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस का मतलब होता है जैसे आज हम शहरों में बैठे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव में इतनी खेती होती है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती है। तो जहाँ किसान की ज़रूरत पूरी हो जाए उसके बाद जो अनाज बचता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस या अधिशेष। तो अब धीरे धीरे जब खेती का विविधीकरण हुआ तो अधिशेष उत्पादन की स्थिति यहाँ पैदा हुई मेहरगढ़ में। यहाँ पर हम देखते हैं सोती संस्कृति में इस चरण में जो आपके हमने लिखा 3500 से 2600, इसी चरण में यहाँ कालीबंगा में, जिसको हम बोलते हैं प्राक हड़प्पा चरण या प्राक कालीबंगन, प्री कालीबंगन पीरियड। तो इस प्राक हड़प्पा चरण में जो है आपके हल्के खांचे मिलते हैं, हल चलाने के फ्यूरोज मिले हैं, निशान मिले हैं, और यहाँ पे एक साथ दो फसलें उगाई जा रही है। मतलब अब सरप्लस प्रोडक्शन पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, खेती पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि एक साथ दो दो फसलें उगाई जा रही है आपके, सरसों और चना। ये जो खेत था, कई बार गेहूं जो बता देते वो गलत है आपके, ये जो हल्के खांचे मिले हैं और कालीबंगा में जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, उसमें सरसों और चना की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा माना जाता है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो उत्खनन हुआ उसके आधार पर। तो प्राग चरण में जैसे यहाँ पर कालीबंगा में क्योंकि ये भाग भी उपजाऊ था, तो इस क्षेत्र में आपकी ये चीजें हुई, सरसों और चना की खेती होनी शुरू हुई, यानी फसलों का विविधीकरण हुआ। एक ही समय दो दो फसलें उगाई जा रही है, तो ये सारी चीजों ने किसको बढ़ावा दिया, सरप्लस प्रोडक्शन को, यानी अधिशेष उत्पादन की चीजें और बढ़ी। तो अब कुछ ऐसे लोग आ सकते थे समाज में जिनको खेती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खाने पीने की अब उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर वो निर्माण से, जैसे कोई मनका बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, खेती नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे व्यवसायों से जुड़ सकता था जिनको खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। तो एक तरह से व्यवसायिक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग का विकास हुआ धीरे धीरे आपके, जो हम यहाँ देखते हैं। तो मेहरगढ़ में जो महत्वपूर्ण चीज हुई, एक तो कृषि का विविधीकरण, कपास, लाजवंत मणि, और एक यहाँ के अलग मृदभांड लाल रंग के। तो इन मृदभांडों का निर्माण हुआ, ये यहाँ की क्षेत्रीय परंपरा थी मेहरगढ़ की। ये मृदभांड यही मिलते हैं आपके, कुल्ली के अलग मृदभांड, नाल के अलग मृदभांड, इस तरह से अलग अलग मृदभांडों का निर्माण हुआ।
दूसरी जो जगह थी आपकी सिंधु नदी में, तो ये जो सिंधु वाला भाग है आपके, इसको मुख्यतः हम, और सिंधु और उसकी सहायक जो घग्गर हाकरा है, जिसको पूरा के पूरे इस मरुस्थलीय भाग को बोला जाता है चोलिस्तान, जिसमें पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय भाग है, तो घग्गर हाकरा जो मैदान है पाकिस्तान में, जो वो भाग चोलिस्तान कहलाता है, जो सिंधु के आसपास है। और इसमें घग्गर हाकरा, या जिसको हम हाकरा मृदबांड कहते हैं, तो यहाँ पे एक अलग क्षेत्रीय परंपरा आई आपके, जो मृदबांडों से जुड़ी हुई थी, जो सर्वत्र नहीं मिलते, जिनको हम हाकरा मृदबांड कहते हैं। और यहाँ पर कई बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं जो इस चरण से संबंधित थी, न कि परिपक्व हड़प्पा काल से। और ये ग्रामीण बस्तियां थी जो इस घग्गर हाकरा मैदान में जो उपजाऊ जमीन थी उसका फायदा उठा रही थी। और ये एक विशेष जो बात थी, वो इस घग्गर हाकरा संस्कृति की, जो आपके चोलिस्तान क्षेत्र में डेवलप हुई, उसकी जो सबसे विशिष्ट बात थी, जिससे यूपीएससी में आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन भी आया हुआ, कि ये शुष्क क्षेत्र, सूखे क्षेत्र और आपके वर्षा वाले क्षेत्र दोनों में फैली हुई दुनिया की ये पहली संस्कृति मानी जाती है, जिसको हम घग्गर हाकरा संस्कृति कहते हैं। तो इस क्षेत्र में ये संस्कृति थी, और यहाँ पर इन्होंने भी खेती बाड़ी की, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और उनके भी अलग मृदबांड कहलाए, जिनको हम हाकरा मृदबांड कहते हैं। इसी तरह सिंधु नदी पर आपके दो केंद्र और थे, एक का नाम था आमरी और एक का नाम था कोटदीजी। तो इन क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्रीय परंपराएं विकसित हुई। इस चरण में आमरी में लोग पक्की ईंटों के, आप सॉरी, आपके पत्थर के और पक्की ईंटों के भवन बनाने शुरू हो गए। और उन ईंटों का अनुपात भी वही है, 1:2:4, जो बाद में विकसित हड़प्पा काल में मिलता है। फिर उनके मृदबांड, फिर उन्होंने तांबे की वस्तुओं का भी प्रयोग किया, जो बाद में कांसा या तांबा सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पे ऐसी क्षेत्रीय परंपराएं विकसित हुई, क्षेत्रीकरण हुआ, रीजनल सेंटर बने, और उन सेंटर ने अपनी अलग अलग विशिष्टता हासिल की, और बाद में उन्हीं विशिष्टताओं का एकीकरण हुआ, तो जिससे बड़ी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है। कोटडीजी जो थी, वहां पर भी आपके दुर्ग, किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। आयताकार भवन मिलते हैं, जो बाद में रेक्टेंगुलर, सारे सिंधु घाटी के जो भवन है वो आपके। और कोटडीजी में जो सबसे विशिष्ट बात है, वो कोटडीजी अमृतभांड है। और सबसे ज्यादा जो एकीकरण हुआ, बाद में समरूपता आई, वो इसी मृदबांडों की आई। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, उनके ऊपर जो अलंकरण था, जो फूल पत्तियों के जो डिजाइने थी, बाद में वो डिजाइन एक रूप हो गई। और उस एक रूप डिजाइन होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन मर्दबांडों की रही, उनको हम कोट डीजीए मर्दबांड कहते हैं। तो ये एक एकीकरण की प्रवृत्ति यहाँ से विकसित होनी शुरू हुई। यानी कि ये जो चरण था 3500 से 2600 ईसा पूर्व, इसके खास बातें क्या थी? एक तो जो बिखरी हुई बस्तियां थी, उनकी जगह गुच्छित बस्तियां, जनसंख्या बढ़ी तो मांग बढ़ी खाने की मांग बढ़ी तो उत्पादन के लिए प्रेरित हुए, उत्पादन के लिए प्रेरित हुए तो फसलों का विविधीकरण हुआ, एक खेत में दो दो फसलें उगाई जाने लगी। और जब उत्पादन बढ़ा तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ। और अब इस अधिशेष उत्पादन पर ऐसे वर्गों का विकास हुआ जो खेती से जुड़े हुए नहीं थे, जो व्यापार व व्यवसाय या निर्माण कर सकते थे, और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और हम यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां इस युग में देखते हैं जो शुरू हो जाती है। और इस चरण की एक विशेषता थी कि यहाँ मृदबांडों की, माप तोल की और इनकी एक क्षेत्रीय विशेषता, और उसी क्षेत्रीय विशिष्टता में हमें एकीकरण के लक्षण भी मिलते हैं, जो हम ईंटों के अनुपात और कोट दीजिए मृदबांडों के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, वो यहाँ से शुरू हो जाती है आपके। तो वो ध्यान रखना है। ये जो मेहरगढ़ था, इसके बारे में खोज जेरिंग वगैरह ने की थी आपके, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इन सभ्यताओं के विकास की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रीय परंपरा और धीरे धीरे इन क्षेत्रीय परंपराओं का एकीकरण किसने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे मान लो ये सोती यहाँ थी, आमरी यहाँ थी, कोटदीजी यहाँ थी, घग्गर हाकरा बावलपुर वाला भाग यहाँ था, मेहरगढ़ यहाँ था। तो घुमक्कड़ पशु चारणिक समुदाय जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसा समुदाय है, घुमक्कड़ पशु चारणिक समुदाय। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इन्होंने यहाँ की परंपरा को यहाँ लेके गए, यहाँ के यहाँ लेके गए। एक तरह से इनको आपस में इंटरकनेक्ट या जोड़ने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही,
तो उनको हम बोलते हैं घुमक्कड़ पशुचारणिक समुदाय, और इन्होंने ही इन संस्कृति को आपस में जोड़ने का काम किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग चीजें, अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुई, और बाद में सांस्कृतिक समेकन की जो आपकी स्थिति है वो आई। तो वो बाद के चरण में हम देखते हैं। और दूसरा जो चरण है वो ये है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो कैसे, कि सबसे पहला चरण मैं आपको बता देता हूँ, कि सबसे पहले चरण में तो प्रथम चरण में प्रकीर्ण बस्तियां, जंगली किस्में, और उनसे खेतीहर किस्मों का चयन, बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया इंसान ने इस युग में, और खेती करनी शुरू की धीरे धीरे। और इसमें धीरे धीरे अगले चरण में प्रकीर्ण बस्तियों की जनसंख्या बढ़ी, तो आपके गुत्सित बस्तियां पैदा हुई। गुत्सित बस्तियां पैदा हुई तो इनकी मांग बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हुई तो खाने के लिए ज्यादा चीज चाहिए था। तो अनाज की मांग बढ़ी, अनाज की मांग बढ़ी, तो खेती का विकास हुआ। खेती में अलग अलग फसलें आई गई, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एक खेत में दो दो फसलें उगाई जाने लगी। तो इससे इतना उत्पादन हुआ कि, क्योंकि जनसंख्या उस समय इतनी भी नहीं थी कि सारा अनाज जो है वो खत्म कर ले, तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ। अब इस अधिशेष उत्पादन पर ऐसे लोग जो थे, जो व्यवसाय कर सकते थे, व्यापारी थे, शिल्पी थे, जिनको खेती करने की जरूरत नहीं थी, और शासक वर्ग, यानी ऐसे लोगों का उदय हुआ जो ये काम कर रहे थे, जो गैर कृषक कार्य में लोग जुड़े हुए थे आपके। तो इस तरह से ये चीजें, इन समुदायों का उदय हुआ। और फिर क्योंकि जब सरप्लस प्रोडक्शन सब बढ़ा, और आपके क्षेत्रीय परंपराएं विकसित हुई, क्योंकि अब उन्हें अलग बाट तोल माप की जरूरत थी, जैसे जैसे व्यापार उनका बढ़ा, और उनके मृदभांड और उनकी अलग अलग परंपराएं विकसित हुई, और इन क्षेत्रीय परंपराओं को जोड़ने का काम किया घुमक्कड़ पशुचारणिक समुदायों ने। और जब घुमक्कड़ पशुचारणिक समुदायों ने इन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया, तो लास्ट में जो है आपके अगला जो चरण आता है, जिसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक एकीकरण का चरण। और सांस्कृतिक एकीकरण की चीजें हुई जो कोट डीज या मृदभांडों के रूप में देखी जा सकती है। और इस प्रकार अगले चरण में हम पहुंचते हैं, जिसको हम नगरीकरण का चरण कहते हैं। तो तीसरे चरण में सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा तीसरा चरण है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। और तीसरा जो चरण है, जिसको हम बोलते हैं नगरीय चरण। तो ऐसे नगरों का निर्माण हुआ। जो थर्ड चरण है आपका, वो होता है नगरीकरण, या जिसको हम बोलते हैं विकसित हड़प्पा चरण। और ये जो विकसित हड़प्पा चरण है, ये आपके 2600 से लेके 1800 ईसा पूर्व जो नवीनतम तिथियां है, उनके हिसाब से संशोधित कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये माना जाता है आपके। और नगरीकरण, ये भारत का पहला नगरीकरण है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहलाता है। और नगरीकरण की जो परिभाषा है गॉर्डन चाइल्ड ने दी है, 7 विशेषताएं बताई उन्होंने। तो ये आप अर्बन रिवॉल्यूशन नामक बुक में अरबीय नगरीय क्रांति कहलाती है। तो इस समय जो क्षेत्रीय परंपराएं थी, उनमें एकीकरण हुआ आपके। तो जिम शेफर ने इसको एकीकरण का चरण बताया है आपके। तो दूसरा चरण उनके हिसाब से एकीकरण का चरण, ओवरऑल हमारा तीसरा चरण। और इस चरण की विशेषता है बड़े बड़े नगर, नगरों का उदय। और जब बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग बढ़ा, तो अब कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी जरूरतें यहाँ पूरी नहीं हो सकती थी। तो फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किए, और बाहरी संस्कृतियों के साथ व्यापार करना शुरू किया, जिसमें मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मिस्री, ये सभ्यताएं थी आपके। तो यहाँ से आपके विदेशी व्यापार की शुरुआत होती है बड़े पैमाने पर। और जो क्षेत्रीय परंपराएं थी, उनमें लगभग एकीकरण हो गया, कुछ एक अलग अलग रहती है, लेकिन अधिकतर भवन वही आयताकार है आपके। किलेबंदी भी मिलती है, मर्दबांड भी लगभग एक जैसे मिलते हैं आपके, घरों में कुएं हैं लगभग लगभग जगह। भवन मकान जो आपका नगर है, वो धोलावीरा को छोड़ के
दो भागों में विभाजित है, कुछ का अविभाजन भी मिलता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि एक जैसी विशेषताएं लगभग लगभग इस चरण में सब जगह मिलती है, जिसमें बड़े बड़े नगरों का उदय है। और ये पूरा का पूरा जो चरण है वो आपके नगरीकरण का चरण कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से नगर बने, यानी कि पहले प्रकीर्ण बस्तियां, खेती की शुरुआत, जंगली से कृषक खेती, फिर उत्पादन बढ़ा, अधिशेष बढ़ा, नए नए व्यवसाय, व्यापारिक वर्ग आए, घुमक्कड़ लोगों ने इनमें आपस में जोड़ने का कार्य किया, जनसंख्या बढ़ी और बाद में नगरों का निर्माण हुआ। और ये नगर टिके हुए थे सरप्लस प्रोडक्शन पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कृषि आधारित सभ्यता। लेकिन इसमें व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसको हम बोलते हैं व्यापार प्रधान सभ्यता। तो ये जो चरण है विकसित हड़प्पा चरण कहलाता है आपके, जिसको एकीकरण का चरण कहते हैं। तो पहला क्षेत्रीकरण, दूसरा एकीकरण जिम शेपर के हिसाब से, और लास्ट जो चरण है जिसको हम बोलते हैं परवर्ती चरण, जो पतन वाला काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आपके लगभग 1800 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पहले 1600 तक माना जाता था और जिम शेफर ने इसको कहा है स्थानीयकरण का चरण। अब यहाँ पे क्योंकि नगरीय जो चीजें थी, नगरीय जो मानक था उसमें गिरावट के प्रमाण हम यहाँ देखते हैं, और गिरावट के प्रमाण देखते हैं तो अब वहाँ पे छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ और उनके अपने अलग अलग केंद्र थे, अलग अलग मर्दबांड, अलग अलग विशेषता थी, और वो छोटे स्थान तक, पर्टिकुलर क्षेत्र तक सीमित थी, इसलिए हम उनको बोलते हैं स्थानीयकरण का चरण। यानी ये चार मुख्य चरण है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर, जिनके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये संस्कृति सभ्यता बनी, कैसे इंसान गुफाओं से बाहर आया हिमयुग की समाप्ति के बाद, और उसने जो नई वातावरणीय परिस्थितियां जो बदली उनका फायदा उठाना शुरू किया, और फिर उसने अपने खेती की, फिर संपर्क स्थापित किए, तांबा वो खेतड़ी वगैरह, इनसे प्रादेशिक व्यापार शुरू किया उसने, फिर धीरे धीरे नगरों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू किया, और इस तरह से पूरी सभ्यता के निर्माण को हम देखते हैं। ये सभ्यताएं उस क्षेत्र में विकसित हुई जो शुष्क इलाका था, लेकिन हम मानते हैं कि ये इलाका पहले शुष्क इतना नहीं था जितना आज माना जाता है, क्योंकि उस समय भूमि उपजाऊ थी, बीच में नकलिस्तान ओएसिस थे जहाँ पे नदी नाले थे बहते थे, और उपजाऊ जमीन थी। तो जहाँ पे लूणकरण डीडवाना ऐसी जो आपके 33 सागर के अवशेष थे लवणीय भाग, वहां पर सिंधु बसावा में नहीं मिले। मुख्यतः बसा वहां मिले घगर, हाकरा, चोलिस्तान, जो आपके सिंधु सरस्वती वाला भाग है, सिंधु नदी है, वहां पर जहाँ उपजाऊ जमीन, मिट्टी, वर्षा और नदी नाले थे। तो ये क्षेत्र माना जाता है कि भाई शुष्क और आर्द्र दोनों है, और यहाँ पर सभ्यता बसी, लेकिन सभ्यता का जो मुख्य संकेंद्रण रहा वो आपके रहा इन नदी नालों वाले इलाकों में जो उपजाऊ भूमि थी और उनके इर्द गिर्द रहा। और उस समय यहाँ वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती थी, इतनी कम नहीं होती थी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि गुजरात में चावल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं, और चावल वहीं होता है जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये चीजें हैं जो यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर क्यों बसी, तो उसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये चरण आपके पूरा हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद जो है आपके हमारा टॉपिक आता है कि इसका पतन किस प्रकार हुआ, किस चरण का पतन हुआ और किस प्रकार पतन हुआ। और पतन हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता का पतन। पतन के जो कारण है आपके, पतन के कारणों को हम देखें तो सबसे पहले जो है विदेशी आक्रमण। अलग अलग मत है आपके इसको लेकर भी। जैसे मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है वो स्थानीय परंपराओं से हुआ, क्रमिक विकास के सिद्धांत को उन्होंने भी माना, और जो हमने देखा वो लॉजिकल है। और जो आपके सांस्कृतिक जो अभिसरण की जो बात है वो भी कई बार आपके आती है इंपॉर्टेंट। आलचिन ने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक एकीकरण जो है आपके विदेशी आक्रमण में हम जैसे मानते हैं, जो यहाँ पे मार्शल अलग चीज मानते हैं आपके, बार्ड मानते हैं, लेकिन मार्टिन व्हीलर, चाइल्ड और पिगट ये कहते हैं कि विदेशी आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आक्रांता कौन थे?
तो अधिकतर लोग कहते हैं कि आक्रांता कौन थे? आर्य थे। तो आर्य लोग आक्रांता थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आर्य आक्रांता थे, इसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या है हमारे पास? यूपीएससी में पूछते हैं आपके, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी किस आधार पर हमें आर्यों को आक्रांता या पतन का कारण मानते हैं? तो आर्यों के लिए जैसे ऋग्वेद है, मेन जो स्रोत है वो आपका यही है सोर्स। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर पुरा बेता कहा गया है कि वो दुर्गों को नष्ट करने वाले हैं। पुर यानी दुर्ग, दुर्गों को नष्ट करने वाले जो थे वो कौन थे? इंद्र देवता थे। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो अपन ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए इंद्र दोषी थे? यानी इंद्र का कितना दोष है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में? तो साहित्यिक स्रोत में जो ऋग्वेद कहता है कि पुरंदर यानी किले तोड़े, और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किलों में रहते थे, इसलिए कहते हैं कि वो किले इंद्र ने ही तोड़े थे। दूसरा कहते हैं कि हरियूपिया नामक जगह पर युद्ध लड़ा था। तो एक उच्चारण समीकरण के हिसाब से इस हरियूपिया को हड़प्पा से जोड़ लेते हैं कि हरियूपिया और हड़प्पा एक ही थे। तो हम ये देखते हैं कि एक नहीं थे, हरियूपिया अलग था, हड़प्पा अलग है। तो कहा जाता है कि हरियूपिया नामक स्थान पर विंची व्रत जाति को हराया था। एक मिनट, विंची व्रत जाति को हराया था। तो हरियूपिया नामक स्थान हो गया, विंची व्रत जाति हो गई, यज्ञवती नदी हो गई जिसकी पहचान सैंधव नदियों से की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि एक उच्चारण समानता के कारण हरियूपिया यानी हड़प्पा जो है, हरियूपिया से समीकरण स्थापित किया गया और इसको कहा गया कि ये शब्द जो है हड़प्पा के लिए ही आया है। इसी तरह ऋग्वेद में कई शब्द है, नैन तन धव, नैनतन धव मेसो मोहनजोदड़ो के लिए आया है। आपके नारविनी, जहाँ बुरी आत्माएं रहती थी, वो क्षेत्र नारविनी बताया गया, जहाँ पे सिंधु घाटी लोग जो मर चुके थे या जिनको युद्ध में हराया गया था, मारा गया था, तो उनकी जो आत्माएं रहती थी, बुरी आत्माएं, वो आपके नारविनी। या व्रत नामक राक्षस को हराने वाले इंद्र हो गए व्रतहन, व्रत यानी बांध। और सैंधव लोग बांध से सिंचाई करते थे, तो इंद्र ने कहते हैं कि उन बांधों को तोड़ा, इसलिए उनकी उपाधि होगी व्रतहन, यानी व्रत नामक जो सांकेतिक हम राक्षस बोलते हैं, व्रत नामक राक्षस को मारने वाला। तो नैनतन धव नारविनी हरियूपिया याज्ञवती नदी विंची व्रत जाति व्रतहन, ये सारे जो है साहित्यिक जो नामोल्लेख है, इनके आधार पर ये कहा जाता है कि इंद्र जो थे वो ही इस सिंधव सभ्यता को विनष्ट करने वाले थे। फिर पुरातात्विक स्रोत क्या है कि जो आपकी हड़प्पा में मिली एज संस्कृति, यहाँ पर आपके लोगों को दफनाया गया है, एक ही कब्र में कई लोगों को। तो वो एज संस्कृति यानी युद्ध में जो मारे गए थे लोग, उन्हीं को दफनाया गया, ऐसी चीजें बताई गई। दूसरा जो है आपके मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो में जो आभूषण थे उनको जमीन में गाड़ा गया। जैसे पहले के टाइम में युद्ध होते थे तो लोग अपने आभूषणों को गाड़ देते थे, तो वो आभूषण गाड़ जाने के उल्लेख मिलते हैं। फिर मोहनजोदड़ो में एक कटार मिली है जो मजबूत धार वाली है, क्योंकि सैंधव लोग तो शांतिवादी थे, उनके पास तो ऐसी तलवारें थे नहीं, तो वो बाहर से आई थी। तो इस कटार के आधार पर भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ 4 प्रजातियों के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें आपके मेडिटेरेनियन प्रजाति के सैंधव थे, लेकिन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो आपके है, नेग्रिटो है, तो ये जो प्रजातियां है ये आपके 4 प्रजातियां जो मंगोलाइड है, तो उनके कहाँ से खोपड़ी वगैरह यहाँ आई, वो लोग कहाँ से आए? तो कहते हैं कि ये बाहर ही आक्रमण किया इन लोगों ने और वो लोग थे। तो इस आधार पर ये पुरातात्विक स्रोत बताए जाते हैं। यानी कि इंद्र को दोषी ठहराने के पीछे एक तो साहित्यिक स्रोत जो ऋग्वेद में है, और इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इनको दोषी ठहराया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाहरी आक्रमण से हुआ और इसके लिए इंद्र भगवान दोषी थे। लेकिन इस लॉजिक में कई कमियां हैं। ये जो कॉन्सेप्ट जो था आपके आर्यों के जो आक्रमण वाला, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले राम प्रसाद सिन्हा ने दिया था और बाद में इसका खंडन किया गया आपके वामन काणे द्वारा, और उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। कारण क्या है कि एक तो हमें इस समय,
क्योंकि सैंधव नगरीकरण का जो नगरीकरण का पतन मैंने बताया था 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो चुका था, जबकि आर्यों के भारत में 1500 ईसा पूर्व से आने के इतने प्रमाण नहीं है। फिर आर्यों के इतने बड़ी पैमाने पर भी आने के पुरातात्विक प्रमाण भारत में नहीं मिलते हैं। तीसरी चीज जो है, जिसको हम चित्रित धूसर मृदबांड कहते हैं, जो उत्तर वैदिक काल की है, उसमें साथ में लाल व काले मृदबांड भी मिलते हैं जो सैंधव परंपरा के, यानी दोनों को साथ साथ देखे जाने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। तो सिर्फ आर्य अनार्य युद्ध के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में कोई लड़ाई हुई थी, क्योंकि चित्रित दूसरे मृदबांड जो संस्कृति है वो दोनों के साथ में रहने के प्रमाण देती है हमें। तो वहां पर ऐसे कोई संघर्ष नहीं है इन दोनों के बीच में, हम ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें इस आधार पर, यानी कि एक तो रथों के प्रमाण नहीं मिलते यहाँ पे हमारे यहाँ, न घोड़ों के प्रवर्ती चरण में कुछ अपवाद स्वरूप प्रमाण मिले हैं, यानी आर्यों के आगमन, उनके आक्रमण करने के बड़े पैमाने पर, आवर्जन के, माइग्रेशन के, ऐसे कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस आधार पर इन पुरातात्विक प्रमाणों के अभाव में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए आर्य उत्तरदायी नहीं थे, यानी कि उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। तो विदेशी आक्रमण की जो बात है वो यहाँ पे आपके खारिज हो जाती है। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके, बाकी कई सारी चीजें हैं जिसमें एक बार्ड है, मार्शल, एशआर राव, मेके, इन सभी ने कहा है कि बाढ़ के कारण सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आती थी, इस वजह से आपके सभ्यता का विनाश हुआ। जैसे मोहनजोदड़ो नगर को 7 बार बसाने के प्रमाण मिलते हैं, इसी तरह लोथल में भी बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं, चनुद्रो में भी मेके ने बाढ़ के प्रमाण खोजे हैं। लेकिन जब 7 बार जो नगर को बसा सकते थे वो 8वीं बार भी बसा सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ के कारण वो बिल्कुल नगर छोड़ के ही भाग गए हो। जब 7 बार उन्होंने अपने नगर को बसा लिया दूसरी जगह पे, तो बाद में भी वो कर सकते थे। तो केवल बाढ़ के आधार पर कि वो नगर को छोड़कर भाग गए, जगह चेंज कर सकते थे लेकिन उस इलाके को नहीं छोड़ सकते थे। इतनी बाढ़ आने के भी प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं उस समय। जो हम ये नहीं कह सकते कि बाढ़ के कारण, केवल बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। फिर आपके तीसरे राइक्स है, वो कहते हैं कि जल प्लावन हो गया, नदियों का मार्ग रुक गया और इससे जल प्लावन हो गया। नदियों का मार्ग कैसे रुका कि कुछ भाग ऊपर उत्थित हो गए, जिसकी वजह से ये चीजें हुई, जिसकी वजह से सिंधु नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो जो आपके लैम्ब्रिक थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो उसके प्रमाण आज भी मिलते उस बांध के, इसलिए उन्होंने इस मत को खारिज करके और अलग मत दिया लैम्ब्रिक ने, और उन्होंने कहा कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, विवर्तनी की हलचल हुई, जिससे नदियों का मार्ग परिवर्तित हो गया। आज की जो सिंधु नदी वगैरह ये सूख गई, मतलब सरस्वती नदी वगैरह सूख गई, और इन्होंने, आपके लैम्ब्रिक ने ये कहा कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण नदियों की जो, जैसे जो आपके सरस्वती वगैरह नदियां जो यमुना से निकल रही थी, ये नदियां अलग हो गई, और इस वजह से यहाँ पर जो पानी की मात्रा वो कम हो गई। तो इस तरह से इन्होंने विवर्तनी की हलचल को बताया है। कैनेडी ने महामारी को बताया है, दिमित्रियेव ने अदृश्य गाज को बताया आपके। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग कहा है। डीपी अग्रवाल, सूद ने वर्धित जलवायु शुष्कता को बताया है। इन्होंने कहा है कि यहाँ शुष्कता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। इसी तरह ब्राइसन ने कहा है कि ज्वालामुखी घटनाएं हुई तो मानसून की दिशा बदल गई। तो उन्होंने इस तरह से बातें की है। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग कहा है। गुरदीप सिंह ने कहा कि लूणकरणसर वगैरह ये जो जिले हैं जहाँ पे शुष्कता की मात्रा बढ़ी, और उन्होंने लूणकरणसर का अध्ययन किया और इस आधार पर उन्होंने भी शुष्कता की बात कही। तो इन सब ने शुष्कता की बात कही कि शुष्क हो गया मौसम, इस वजह से वर्षा की मात्रा कम हुई और इस वजह से सभ्यता का पतन हुआ, नगरीय चरण का पतन हुआ, न कि पूरी सभ्यता का। और आज जैसे नवीनतम जो खोज है, जिसको मेघालय की गुफाओं के आधार पर हम मेघालय युग कहते हैं, जो लगभग
2250 ईसा पूर्व में सक्रिय था। तो इसको महासूखा काल कहते हैं, जो पूरी दुनिया में कहते हैं सूखा पड़ा, इससे कई सभ्यताएं विनष्ट हो गई। तो ये जो शुष्कता और मेघालय युग के आधार पर भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह शुष्कता का काल था। लेकिन जब हम पाते हैं कि आलमगीरपुर के पास हुलास में चावल की खेती होती है बाद के काल में, तो वो जो चावल की खेती होती है वो ऐसे शुष्क युग में संभव नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरे क्षेत्र में शुष्कता बढ़ गई थी। हाँ, कुछ क्षेत्रों का विनाश शुष्कता के कारण हुआ, जबकि कुछ क्षेत्र जो थे वो वहां पे वर्षा की मात्रा भी अच्छी खासी हो रही थी। तो इन चीजों को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण ही सभ्यता का विनाश हो गया। तो फिर क्या बात आती है, तो लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है फेयर सर्विस की। और उन्होंने कहा पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी फेयर सर्विस का जो मत है वो है आपके पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो पारिस्थितिकी असंतुलन की बात इन्होंने कही, फेयर सर्विस ने कही। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी के लोगों ने, अब एक तो जनसंख्या बढ़ी तो संसाधनों का ज्यादा दोहन किया, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन हुई। फिर आपके उनको पक्की ईंटें चाहिए थी और धातु गलाने थे, और धातु गलाने और पक्की ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, और लकड़ी के लिए इन्होंने जंगल काटे, और जंगल काटे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ। तो इस वजह से भी सभ्यता का पतन हुआ। तो इन्होंने कहा कि इससे या तो सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई या आपके बाढ़ आने लगी। कहीं पे सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कहीं पर बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो इस वजह से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। तो आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण जो लॉजिक है वो आपके ये माना जाता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण ये चीजें हुई। जब ये चीजें हुई तो मैंने बताया था कि जो सभ्यता टिकी हुई थी वो आपके किस पे थी, एक संतुलन था, कृषि अधिशेष, एक तो संतुलन था बाकी सभ्यताओं के साथ व्यापार वगैरह का, और एक संतुलन था गांव और नगर के बीच। और ये जो गांव और नगर के बीच का जो संतुलन था वो था सरप्लस प्रोडक्शन, और इसी पर नगर टिके हुए थे। और जब खेती प्रभावित हुई सूखा और बाढ़ के कारण तो सरप्लस कम हुआ, सरप्लस कम हुआ तो लोग नगरों को छोड़कर वापस चले गए ग्रामीण जीवन की ओर। और कहते हैं कि वापिस ग्रामीण संस्कृति का काल शुरू हुआ, और इसी को सिंधु घाटी की उत्तरजीविता कहते हैं। और मलिक व पौशेल ने लास्ट में ये कहा है कि ये जो सभ्यता थी ये उत्तरजीवित रही, इसका पूरी तरह से विनाश नहीं हुआ। और मलिक और पौशेल के आधार पर हम इसकी निरंतरता को देखते हैं। तो ये सभ्यता पूरी तरह से नगरीय जो चरण था वो उसका पतन हुआ। हम देखते हैं कि नगरों में जो नियोजन था वो कम हो गया था बाद के काल में, जल निकास प्रणाली गड़बड़ा गई थी, और मलिन बस्तियों का विकास हो चुका था। जो बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से उनके पास इन्होंने इतना तकनीकी बदलाव नहीं किया कि एक तो अधिशेष उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बढ़ी हुई जनसंख्या को खपाया जा सके और नगरों में उनको अच्छे से रखा जा सके, उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके। तो इन सब कारणों से लोग वापस नगरों को छोड़ के चले गए ग्रामीण जीवन की ओर। तो नगरीय चरण का पतन हुआ, न कि पूरी सभ्यता का पतन हुआ या लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं था। हम बाद की जो प्रवर्ती संस्कृतियां देखते हैं उसमें इस संस्कृति को हम जीवित पाते हैं। कैसे पाते हैं, तो वो आप देखो, जो बाद की जो संस्कृतियां है उसमें हम देखते हैं कि ये संस्कृति जीवित रही। और वो जो प्रवर्ती संस्कृतियां थी, इन प्रवर्ती संस्कृतियों में जो हड़प्पा में मिली आपकी एच संस्कृति, तो एच संस्कृति के जो आपके मृदभांड है, ये मृदभांड बिल्कुल वैसे ही है जो सिंधु घाटी के लोगों के थे, यानी कि वो परंपरा यहाँ जीवित रही एच संस्कृति में। इसी तरह चंदूद्रों की जो जूकर व जांगर संस्कृति आपके, इन लोगों ने आयताकार मुहरें बनाई,
या चौकोर मूर्य बनाई जो सिंधु घाटी की चौकोर मूरों के बराबर थी। हाँ, कहीं पर वर्ताकार मूर्य भी बनाई देमाबाद, और यहाँ पे तो आपके थोड़ी अलग थी, सर्कुलर जो सील भी मिलती है। लेकिन ये जो जूकर जांगर संस्कृति थी, इनके मर्दभांड और इनकी मूर्य और इनके जो ईंटों का पैमाना है वो आपके एक जैसा है जो सिंधु काल में था। यानी कि इन्होंने इन चीजों को बरकरार रखा। इसी तरह जो आपका देमाबाद, बेट द्वारका गुजरात में, ये ऐसे क्षेत्र है जो लगभग नगरीकरण जैसे हो चुके। हालांकि वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नहीं है, लेकिन एक तरह से नगरों में तब्दील होने के कगार पर खड़े हैं और ये आपके आरंभिक नगरीकरण को बताते हैं। तो ये भी एक तरह से सैंधव परंपरा को ही जीवित किए हुए हैं। इसी तरह आपके जो सीसवाल, बाड़ा जो आपका भाग है, यहाँ पे परवर्ती काल में बस्तियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हरियाणा राजस्थान वाले भाग में। और ये भी आपके सैंधव परंपरा को जीवित किए हुए हैं। यहाँ पर भी उसी तरह के मर्दबांड हम देखते हैं। और इसी तरह जो उत्तर जीविता है आपके, वो उत्तर जीविता हम ये जो देमाबाद बेट द्वारका हो गया, सीसवाल और बाड़ा हो गया, और रंगपुर का जो चरण है वहां पर आपके ये चीजें देखी जा सकती है, जो गेरिक चमकीले मृदभांड है इनके। और ये जो और पुत्र कहलाते हैं आपके रंगपुर और आपका प्रभास पाटन, ये सैंधव सभ्यता के एक तरह से उत्तराधिकारी कहलाते हैं। यानी कि जो सैंधव सभ्यता की जो खास बातें थी, नगरी पूरी तरह से नगरीय चरण खत्म नहीं हुआ और उन परंपराओं को बाद में भी लोगों ने जीवित रखा। और इन क्षेत्रों में ये बस्तियां ज्यादा बढ़ गई और यानी कि संस्कृति की एक निरंतरता बनी रही। तो हमें क्या बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग मत और विचार है। एक तो आर्य कितने दोषी थे, इंद्र कितने दोषी थे, वो बताने हैं। और वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर कैसे मत खारिज हो जाता है वो बताना आपके। सामाजिक परिवर्तन जो थे वो थे कि जनसंख्या बढ़ी, प्रशासनिक शिथिलता के प्रमाण मिलते हैं। और प्रशासनिक शिथिलता के कारण बढ़ी हुई जनसंख्या के नियोजन की कोई बात हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और न ही इनके पास इतना तकनीकी विकास हम देख पाते, क्योंकि एक ही प्रकार के मृदभांड, माप तोल के, बाट के सारे जो चिन्ह है और आपका पैमाना है वो सब एक जैसा ही है। यानी उन्होंने 300-400 सालों में कोई विशेष बदलाव अपनी टेक्नोलॉजी में नहीं किए, जिसके कारण वो अपनी इस बढ़ी हुई जनसंख्या को खिला पिला सके। तो एक तरह से प्रशासनिक शिथिलता और उनका जो सामाजिक पिछड़ापन है, नवीनता, इनोवेशन का जो अभाव था, वो इस सभ्यता के पतन के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी रहा। लेकिन जो मेन उत्तरदायित्व जो था वो था आपके ये जो हमने बाढ़, सूखा पड़ा, ये सब एक साथ, जिसको हम इकोलॉजिकल इम्बेलेंस कहते हैं। इसके कारण जो एक संतुलन था बाहरी संस्कृतियों के साथ और एक गांव और नगर के बीच अधिशेष का, वो प्रभावित हुआ। वो प्रभावित हुआ तो लोग नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इससे लोग खत्म नहीं हुए, केवल नगरों का जो भाग था, जो बड़े विशाल नगर थे, वो चरण समाप्त हो जाता है। और वो संस्कृति अपनी इन परंपराओं को लेकर यहाँ पे जीवित रही और बाद में वैदिक संस्कृति के साथ वो घुल मिल गई। तो हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि सैंधव सभ्यता का पूरी तरह से विनाश नहीं हुआ और उसकी उत्तरजीविता बरकरार रही। एज संस्कृति, जूकर जांगर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, देमाबाद, सीसवाल और हमारा जो सरस्वती और दर्शद्वती का भाग है, इस युग में परवर्ती चरण में जो 1800 से 1300 का काल है, इसमें इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है और बाद में ये अपने मर्दबांड का इस्तेमाल करते हैं और वैदिक संस्कृति के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व अथर्ववेद करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह की बातें हुई। यहाँ पे जैसे रत्नाकर थे, श्रीन रत्नाकर, उन्होंने जो है लकड़ियां काटना, जो पारिस्थितिक असंतुलन था भट्टे, उस कारण उसको कारण माना है। इसी तरह रॉबर्ट शेरर ने कहा कि व्यापारिक मार्ग छोड़ दिए थे लोगों ने, इस वजह से भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो इन सारे चीजों को हम एक साथ लेकर ऐसे पढ़ सकते हैं कि सभ्यता के पतन के क्या कारण उत्तरदायी थे। अब हम बाकी बात करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में उनके बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए आपके।
तो जैसे आईएएस में मैंने बताया था कि मेंस में लगभग लगभग आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों व नगरों में उत्तोलन का कार्य किया। 150 शब्दों में लिखना है। तो आपको लिखना है कृषि प्रवीणता मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद, पहला चरण। कैसे यहाँ पे उन्होंने गेहूं व जौ की खेती की। फिर वो आपके जंगली किस्मों से कृषिगत किस्मों की तरफ बढ़े, उसके प्रमाण मिलते हैं हमें कृषिगत किस्में अपनाने के। उन्होंने इस काशी मैदान का फायदा उठाया, बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया और खेती की, जिससे प्रकीर्ण बस्तियों का निर्माण हुआ। तो ये बस्तियों का निर्माण हुआ, आरंभिक बस्तियां बनी। दूसरे चरण में कैसे कृषि का विविधीकरण हुआ, अपन देखते हैं कि मेरगढ़ में खेती विविधीकरण हुआ, अंगूर कपास की खेती उगाई जाने लगी, कालीबंगा में एक साथ दो दो फसलें, तो इससे भी सरप्लस की स्थिति पैदा हुई। और जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो इस पर नए नए व्यवसाय वर्गों का निर्माण हुआ और आखिर में वही आपके किसके लिए उत्तरदायी बने, नगरीकरण के। तो कुछ है ही नहीं। अब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, ये देख लो। तो यूपीएससी होने से कुछ नहीं, अगर आपने ढंग से चीजें पढ़ी है तो आप, मैं कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। तो ये आपके हुआ, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे देखा। अगला जो क्वेश्चन है कि अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आपके ये है, पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक व राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, वे ये तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से होकर गुजरी थी। टिप्पणी करो। तो देखो, सारा आपने पूरा टॉपिक इसी पे पढ़ा था कि संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का, सामाजिक जो आयाम है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताते हैं, जैसे बढ़ी हुई जनसंख्या, कुछ बाहरी प्रजातियों की उपस्थिति, मलिन बस्तियां, जीवन की गुणवत्ता में कमी। तो ये एक संकेत करते हैं, लेकिन ये पतन के कारणों को प्रत्यक्ष रूप से अपने को नहीं बता रहे हैं। इसी तरह राजनीतिक आयामों का तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आर्य आक्रमण है, तो उस आर्य आक्रमण के भी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य न तो राजनीतिक आयाम यानी कि आर्यों के या विदेशी आक्रमण का प्रमाण दे रहे हैं, और न ही पुरातात्विक साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि ये कारक जिम्मेदार थे। ये सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से हम मानते हैं कि ये कारक भी रहे होंगे। और आर्यों के आक्रमण का तो वैसे भी मैंने बताया था कि वो चीज खारिज हो गई है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। कैसे कि हमें ऐसे कोई बड़े पैमाने पर प्रवर्सन के प्रमाण नहीं मिलते हैं, रथ के पहिए नहीं मिलते हैं, न उनके कोई साक्ष्य मिले हैं। उल्टे जो चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति जिसमें साथ साथ रहने के प्रमाण मिलते हैं, तो वो भी बात तो यहाँ खारिज हो गई। तो हड़प्पा संस्कृति विनगरी क्रमिक प्रक्रम से गुजरी। तो क्रमिक प्रक्रम हमें वो बताना है कि कैसे क्रमिक प्रक्रम से गुजरी। तो मैंने बताया था कि 3500 से 2600, 2600 से 1800 नगरीकरण का चरण, और 1800 से लेके 1300 ईसा पूर्व में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं 2000 ईसा पूर्व के बाद कि जो नगरीय जीवन है उसकी जो गुणवत्ता में कमी आने के प्रमाण या ह्रास दिखाई देते हैं। और उन ह्रास का कारण क्या था? पारिस्थितिकी असंतुलन। और ये जो पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, तो इसके कारण धीरे धीरे खेती, कृषि, बाढ़, सूखा के कारण प्रभावित होती रही। और जब वो चीजें प्रभावित होती रही तो एक तरह से अधिशेष उत्पादन जो था वो प्रभावित हुआ। अधिशेष उत्पादन प्रभावित हुआ तो विनगरीकरण, डी अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। और वो प्रक्रिया कोई अचानक नहीं हुई कि रातों रात कोई बाहरी आक्रमण आया और खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें उनको खारिज करती है। और ये एक प्रोसेस, जैसे सभ्यता का विकास हुआ क्रमिक रूप से, वैसे ही सब सभ्यता का जो विनगरीकरण यानी नगरों का जो पतन हुआ वो भी क्रमिक रूप से हुआ। और वो आप हम देखते हैं कि 1800 से यह प्रोसेस शुरू हुआ
और 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य भारत में आते हैं तो वो भी इन दुर्गों को नष्ट करते हैं और इनके अवशेष जो है उनके बारे में ऐसी बातें हमें मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी प्रोसेस जो था वो ग्रेजुअल प्रोसेस था, न कि एक एक्सीडेंटल या अचानक या बाहरी आक्रमण की पुष्टि करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि नवीनतम खोजों के प्रकाश में वैदिक हड़प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण करो। तो जो आपके नवीनतम खोज जैसे राखी गड्डी है, जो जीन मिला, उसके आधार पर हम इन दोनों के बीच के संबंधों की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता ये लोग भी भारतीय थे और हमें वैसे आर्यों के आने के भी ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते, तो आर्य भी भारतीय लोग थे। तो जो बीबी लाल का जो कॉन्सेप्ट है सिंधु सरस्वती कॉन्सेप्ट, उसको हमें इसमें लिखना है कि आर्य जो थे वो मूलतः, आज जो नवीनतम कॉन्सेप्ट वो यही है कि आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए बल्कि भारतीय लोग थे और उन्होंने ही मतलब भारत में या तो सिंधु घाटी का निर्माण किया है। अगर निर्माण वाली बात खारिज हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु लोगों ने ही बाद में इन ग्रामीण संस्कृतियों का निर्माण किया, जिसको हम आर्य संस्कृति कहते हैं, और भारत से ही आर्य संस्कृति का बाहर प्रसार हुआ। लेकिन हमें यहाँ ये जो जोर इस पे देना है कि ये जो संस्कृति थी यह सिंधु सरस्वती संस्कृति थी, और ये जो संस्कृति थी इसमें दोनों लोग साथ में रहते थे, पहले आर्य और आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो इस पर यह चीज ज्यादा जोर देती है। तो इसके बारे में हम जो वैदिक संस्कृति है उसमें इसको हम ढंग से पढ़ेंगे, आर्यों के जो बाहर से आने के सिद्धांत के आधार पर, तो ये चीज और आपके स्पष्ट होगी। तो इसको हम उस क्लास में देखेंगे, तो हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि मैक्स मूलर ने क्या कहा है, आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में कौन मानते हैं। तो उसके आधार पर ये आपका टॉपिक जो है मुझे लगता है दोनों को जुड़ा के तब आपके ज्यादा क्लियर होगा। तो ये अपन उस क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपन ने जो पढ़ा उसी में से है। समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित है। तो हमें लिखना है पहले कि ये क्षेत्र जितना शुष्क आज है इतना पहले नहीं था। लवणीय जो क्षेत्र है ये 33 सागर का अवशेष था और इसमें लूण, करणसर, डीडवाना ये झीलें थी, लेकिन इन झीलों के आसपास बस्तियों का केंद्रण नहीं था। तो ये बात ऐसे नहीं है कि हमें पूरे की भाई यहाँ अवस्थित है, लोग वहां नहीं रहते थे, इलाका वो था, लेकिन जो बस्तियों का संकेंद्रण था वो हमें लिखना है कि ये संकेंद्रण इन शुष्क क्षेत्रों में नहीं बल्कि मुख्यतः उपजाऊ मैदान, नदियों के तट पर और इस शुष्क क्षेत्र में जो नखलिस्तान टाइप के क्षेत्र थे जिनको हम ओएसिस कहते हैं, जो हरे भरे क्षेत्र थे, वहां पर इन बस्तियों का विकास हुआ। तो हमें यह देखना है तो इस क्षेत्र में ही विकास क्यों हुआ, दक्षिण भारत में क्यों नहीं हुआ। तो ये हमें देखना है कि ये जो पूरा बलूचिस्तान से लेके यमुना तक वाला भाग था, ये क्योंकि शुरू में उनके पास ऐसी कुल्हाड़ियां नहीं थी, लोहा नहीं था कि वो जंगलों को काट सके, क्योंकि आगे गंगा घाटी और यहाँ पे जंगल थे और बाकी पहाड़ों में वो पहले गुफाओं में रहते ही थे। तो एक समतल मैदान की जरूरत थी इन्हें बस्तियां बसाने के लिए, और वो जो समतल मैदान था जहाँ पे प्राकृतिक विपदाएं कम थी, तो वो समतल मैदान भारत का पश्चिमोत्तर भाग ही था जहाँ पर ये बस्तियां बसी थी। तो अब वो बस्तियां इसीलिए बसी क्योंकि एक समतल भाग जैसी आकृति, एक आपकी सुरक्षा वाला भाग, और जहाँ पे बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं कम आती है और जहाँ पे खेती बाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा डिमांड उस समय नहीं थी कि उनको जंगल काटने पड़े और गंगा घाटी में खेती करनी पड़े। तो उन्होंने यही क्षेत्र चयन किया, क्योंकि इसकी जो मेन विशेषता थी वो मैंने आपको बताई कि एक तो समतल मैदान था, एक आपकी सुरक्षा थी बाढ़ वगैरह इनसे, तो इनके कारण ये लोग यहाँ इस क्षेत्र में बसे और इस क्षेत्र में इन्होंने इन चीजों का फायदा उठाया और इन चीजों को इन्होंने इग्नोर किया। तो इस तरह से हमें ये बात बतानी है।
पांचवा क्वेश्चन है आपके कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि बाहरी आक्रमण के कारण। डिस्कस करना है तो पूरा इसी पे ही मैंने बताया था कि बाहरी आक्रमण के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हमें, इसलिए ये खारिज है। और पारिस्थितिकी निम्नीकरण अपन ने पढ़ाई है कि किस तरह से ग्रेजुअल एक प्रोसेस था, खेती बाड़ी प्रभावित हुई, और पारिस्थितिकी निम्नीकरण के क्या कारण थे। संसाधनों का दोहन, लकड़ियों का काटना, जंगलों का काटना, जिससे वर्षा की मात्रा कम, सूखा और बाढ़ की स्थिति, और अधिशेष प्रभावित होना। तो ये वैसा ही है, इसमें ज्यादा विशेष नहीं है, हमने जो पढ़ा वही है। छठा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो ये 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और पतन के कारण जो है वो हम पढ़ चुके हैं। का विश्लेषण करो, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस आपको सारे कारण बताने हैं, बाहरी आक्रमण वगैरह, और लास्ट में निष्कर्ष ये लिखना है कि इन सभी कारणों में सबसे सटीक जो है, एक तो पारिस्थितिकी असंतुलन, और एक जो है सिंधु घाटी की उत्तरजीविता, जिसको हम बाकी मैंने बताया था जिन स्थानीय संस्कृतियों में हम देखते हैं वहां पर दिखाई देती है। तो इस तरह से इसको लिखना है। तो आज जो क्लास थी, हालांकि लंबी क्लास हुई है, लेकिन यूपीएससी में जो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ना, जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो क्लास है आपके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो कि कैसे तो ओरिजिन हुआ, कैसे पतन हुआ, और किस तरह के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने की एक टेंडेंसी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।